हरी भरी पहाड़ियों की गोद में लिपटी हुई मसूरी की रोड दोपहर की धूप में भी कुछ खास सुकून भरे लग रहे थे। साक्षी लंबे खुले बाल, नीले रंग की जीन्स और सफ़ेद कॉटन शर्ट में अपने दोस्तों के साथ हंसती मुस्कुराती आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था और कंधे पर सलेटी रंग का बैग लटका हुआ था। वो किसी भी आम यूनिवर्सिटी की लड़की की तरह ही लग रही थी, जो जिंदगी को आज़ादी से जीने की कोशिश में थी। यार, ये जगह तो वैसे ही तस्वीरों में खूबसूरत लगती है, लेकिन असल में तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी दोस्त रिया ने हंसते हुए कहा। साक्षी ने गर्दन मोड़कर चारों ओर देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ तो लगता है जैसे वक्त थम सा गया है। मज़ा ना आए तो कहना। अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि अचानक उसे अपने शरीर पर एक चुभती हुई लेकिन जानी पहचानी नज़र की तपिश महसूस हुई। जैसे कोई उसे देख नहीं रहा, बल्कि आंखों के जरिए उसकी आत्मा तक में उतरने की कोशिश कर रहा हो। उसने पहले तो नज़रअंदाज किया, दोस्तों से बातें जारी रखी, लेकिन वो नज़र जैसे लगातार उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसके कदम बगैर सोचे धीमे पड़े, हंसी रुक गई, बातें रुकी और दिल की धड़कनें अजीब ढंग से लड़खड़ाने लगी थीं। उसने बेचैनी से चारों ओर देखा और कुछ पल उलझन में रही, और फिर जैसे किसी झटके से उसकी एक नज़र सड़क की दाईं ओर जा टिकी। वहां कुछ दूरी पर एक काली गाड़ी के पास खड़े एक व्यक्ति पर उसकी नज़र जाकर रुक गई। ऊंचा कद, गर्म ऊनी शॉल में लिपटा हुआ, रौबदार चेहरा और बर्फ जैसी ठंडी आंखें। वो उसके अंकल जी शंकर प्रताप चौहान थे। साथ में दो गार्ड भी खड़े थे। दोनों के हाथों में भी बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। साक्षी की सांस तो जैसे सीने में अटक गई। उसका पूरा वजूद सुन्न हो गया, नजरें झुक गईं। कहने को शंकर प्रताप चौहान से साक्षी का कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वे उसके सब कुछ थे। उसकी जिंदगी की बागडोर पूरी तरह शंकर प्रताप चौहान के हाथों में थी। बल्कि सच तो यह था कि उन्हीं की वजह से साक्षी हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे एक कैद सी जिंदगी जी रही थी। बड़ी मुश्किल से एक बहाना बनाकर वो इन हसीन वादियों में घूमने आई थी, लेकिन यहाँ भी वो शंकर प्रताप की नज़रों से बच न सकी। स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शायद शंकर प्रताप चौहान ने सिर्फ अपने मरते हुए भाई रुद्र प्रताप चौहान से किया गया वादा निभाने के लिए जारी रखी थी, और साक्षी के लिए तो यही एकमात्र सुखद एहसास था कि वो पढ़ सकती है, यूनिवर्सिटी जाकर खुलकर सांस ले सकती है। ये सब बस उसके पापा रुद्र प्रताप चौहान की बदौलत था, जिन्होंने अपनी आखिरी सांसों में अपने बड़े भाई से वादा लिया था, मेरी बेटी की पढ़ाई कभी मत रुकने देना। शंकर प्रताप चौहान ने वादा किया था, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। अगर ये इस हवेली की संतान नहीं है तो क्या हुआ, ये इस हवेली की बेटी बनकर ही रहेगी। जब बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी भी मैं ही करूंगा। और फिर रुद्र प्रताप चौहान ने सावित्री जी और साक्षी का हाथ थामे हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रुद्र प्रताप और सावित्री जी की कोई औलाद नहीं हुई थी। सावित्री जी की एक मुंह बोली बहन थी, बलबीर कौर। जब बलबीर कौर के यहाँ जुड़वा बेटियां हुई तो उन्होंने एक बच्ची अपनी सहमति और प्रेम से सावित्री जी को सौंप दी, लेकिन शंकर प्रताप चौहान ने इस पर जोरदार विरोध किया था। हमारी हवेली कोई अनाथालय नहीं है कि कोई भी आकर अपनी औलाद यहाँ छोड़ दे। इस हवेली में सिर्फ हमारे खानदान का खून रह सकता है। सावित्री को अगर कोई औलाद नहीं हो रही तो तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन रुद्र प्रताप सावित्री से बहुत प्यार करते थे और दूसरी शादी के लिए राजी नहीं थे। रुद्र प्रताप ने भर्राए गले से जवाब दिया, भाई साहब, हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। डॉक्टर साहब कह चुके हैं कि मुझे कभी संतान नहीं हो सकती। अब जब किस्मत ने हमें ये बच्ची दी है तो इसे छीनने का हक किसी को नहीं। रुद्र प्रताप और सावित्री जी दोनों उनके पैरों में गिर पड़े। आखिरकार शंकर प्रताप को झुकना पड़ा। वे अपने छोटे भाई की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। उन्होंने शर्त रख दी, साक्षी को यहाँ रहने की इजाज़त है, लेकिन उसे सिर्फ तुम लोग पालोगे, इस खानदान का नाम या दर्जा नहीं दोगे। सावित्री और रुद्र प्रताप को और क्या चाहिए था। उन्हें उनकी नन्ही सी जान परी मिल गई थी और उनकी जिंदगी फिर से रोशन हो उठी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। साक्षी 15 साल की हो गई थी, मगर हवेली का घुटन भरा माहौल उसे कभी नहीं भाया। वो एक आज़ाद ख्याल लड़की थी, खुले आकाश में उड़ने वाली चिड़िया। हवेली की कोई भी लड़की आज तक कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। स्कूल के बाद सबकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती थी, लेकिन साक्षी ने ठान लिया था वो आगे पढ़ेगी, कॉलेज भी और यूनिवर्सिटी भी।
ये उसकी सबसे बड़ी जिद थी जो उसने अपने पापा रुद्र प्रताप के सामने रखी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश रुद्र प्रताप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और जिंदगी ने उन्हें वक्त नहीं दिया। मरने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई से एक वादा लिया, साक्षी की पढ़ाई कभी रुकने मत देना, और वही वादा आज शंकर प्रताप चौहान निभा रहे थे। तभी तो साक्षी यूनिवर्सिटी जा रही थी, लेकिन आज जब उसने हवेली के उसूलों को तोड़कर कुछ ऐसा कर दिया जो परंपराओं के विरुद्ध था, तो शंकर प्रताप के भीतर का रक्षक नहीं बल्कि कठोर संरक्षक जाग उठा था। उनका लहू खौल उठा। घर से निकलते वक्त उसने बहाना किया था कि वो जयपुर मौसी के घर जा रही है, लेकिन असल में वो मसूरी अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ घूमने के लिए आई थी। चुपके से निकल आई थी। उनके परिवार में परंपराओं और मर्यादाओं का बहुत ही कड़ा पालन होता था और शंकर प्रताप उन परंपराओं के सख्त रखवाले थे और वो उन्हीं परंपराओं की बगावती। उसने तुरंत चेहरा मोड़ा जैसे खुद अपनी पहचान से बचना चाहती हो। एकदम कदम तेज हो गए थे। दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। दोस्तों को कुछ बताए बिना वो भीड़ में खो गई। वो इतनी तेजी से चली कि पीछे से रिया की आवाज़ भी उसे सुनाई नहीं दी। शंकर प्रताप चौहान ने ठंडी नज़रों से इधर उधर नज़र दौड़ाई। चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, बस एक सख्त आदेश था, ढूंढो उसे अभी के अभी। होटल पहुंचकर बात करता हूँ। सेवकों ने सिर हिलाया और अलग अलग दिशाओं में निकल गए। मॉल रोड पर जैसे एक हल्की सी तपिश फैल चुकी थी जो शरीर को झुलसाने लगी थी, जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकते थे जिनका मामला दिल से नहीं बल्कि परिवार की इज्जत से जुड़ा होता है। रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर बारिश की हल्की बूंदें शीशे पर धुंध सी बना रही थीं। अंदर का माहौल आधा रोशनी और आधा साया लिए हुए था। कोने वाली टेबल पर एक गर्म पीले बल्ब की रोशनी में वो चुपचाप बैठी हुई थी। गुलाबी सर्दी उसके गालों को लाल किए हुए थी और भीतर की घुटन उसकी सांसों में उलझी हुई थी। मैं कहाँ फंस गई हूँ, वो धीरे से बड़बड़ाई। लहजे में डर, पछतावा और गुस्सा सब कुछ था। अंकल जी यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने सर उठाकर इधर उधर देखा। रेस्टोरेंट में कुछ फैमिलीज, कुछ जोड़े और कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हुए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो किस मानसिक तनाव में डूबी हुई है। ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसका दिल बार बार यही दोहरा रहा था। यहाँ तो इनके हाथ नहीं लगना, वरना पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि मैं किस खानदान से हूँ। वो चुप हो गई, नजरें मेज पर टिक गईं और उंगलियां बेतहाशा चाय के कप के किनारे पर घूमती रहीं। कुछ पल वो यूं ही बैठी रही, दिमाग तो उलझता रहा और दिल घबराता रहा। फिर जैसे किसी ख्याल ने झकझोर दिया हो, वो झटके से सीधी हुई और बैग से मोबाइल निकाला। रिया को कॉल करना चाहा। उंगली अभी स्क्रीन पर ही थी कि अचानक उसके टेबल पर एक कुर्सी खींची और कोई सामने आकर बैठ गया। उसने सर उठाकर देखा, सामने अर्जुन बैठा था। उसका यूनिवर्सिटी फेलो, लंबा कद, नेवी ब्लू जैकेट, बालों में बेफिक्री से उंगलियां फिराने वाला अंदाज और वो खास कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कान। यूनिवर्सिटी का हीरो, हर लड़की की नज़र का केंद्र, मगर एक वो थी जिसे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या हुआ स्वीटहार्ट? वो थोड़ा आगे झुककर बोला। आवाज़ में शरारत और चिंता का मिला जुला असर था। इतना परेशान चेहरा बनाकर यहाँ क्यों बैठी हो? सब मॉल रोड पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। साक्षी ने उसकी तरफ देखा, निगाहों में गुस्सा था। ये स्वीटहार्ट, आइंदा मत कहना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जाओ यहाँ से। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सब पता है मुझे। तुम यहाँ क्यों छुप कर बैठी हो? तुम्हारे अंकल जी हैं ना यहाँ पर? शंकर प्रताप। साक्षी की आंखें फैल गईं, चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ उभर आया। तुम्हें कैसे पता? उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट बन चुकी थी, जैसे कोई और न सुन ले। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और कुर्सी से पीठ टिकाकर बोला, सब पता है मुझे। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनके बारे में जानकारी खुद ब खुद निकाल ली जाती है। वैसे एक बात कहूँ, हैरानी हो रही है कि तुम जैसी सोच की लड़की उन लोगों के खानदान से हो, सोचा भी नहीं था। साक्षी ने चौंक कर उसे देखा। वो कुछ पूछती उससे पहले ही वो बोल पड़ा, वो यहाँ किसी बिजनेस डील के लिए आए हैं। प्रताप, तुम्हारे परिवार का नाम है तो इज्जत का मतलब भी जानती होगी। लेकिन एक बात कहूँ। साक्षी ने फौरन उसकी बात बीच में काट दी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो बस एक काम करो, मेरे लिए टिकट बुक कर दो। मैं फौरन जयपुर वापस जाना चाहती हूँ। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया ना
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सजा बन जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अर्जुन। अर्जुन जैसे उसके लहजे से कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसकी आवाज़ में विनती नहीं, डर था, असली डर। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और साक्षी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसकी पकड़ मुलायम थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी, वो धीमे मगर दृढ़ स्वर में बोला। इस यूनिवर्सिटी की सब लड़कियां मुझ पर मरती हैं, लेकिन मैं तुम पर मरता हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बारे में सोच कर तो देखो। साक्षी ने झटके से अपना हाथ उसकी पकड़ से निकाल लिया। आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों कांप रहे थे। अर्जुन, तुम मेरी मदद कर रहे हो या अपनी बात बनवाना चाहते हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, प्यार किया है तो अब साथ भी निभाऊंगा। करता हूँ कुछ, तुम बैठो यहीं पर। उसने मोबाइल निकाला और टेबल से उठकर थोड़ा दूर जाकर किसी से बात करने लगा। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर अंदाज में गंभीरता थी, जैसे अब वो किसी और ही मूड में आ चुका हो। साक्षी वहीं बैठी रही, चेहरा दोनों हाथों में थामे, आंखें बंद किए, जैसे वक्त को रोकना चाहती हो। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो बच पाएगी? क्या ये मदद सच में मदद है या किसी और जंजीर की शुरुआत? बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और अंदर का माहौल भीगी हुई परेशानियों से भरा हुआ था। वो सच में बहुत ज़्यादा तनाव में थी। उसे मालूम था हवेली में भी उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। उसकी मौत तय थी क्योंकि शंकर प्रताप उसे देख चुके थे। दोनों की आंखों का टकराव हो चुका था। लेकिन अगर यहाँ वो पकड़ी गई तो मौत के साथ साथ जिल्लत भी तय थी, और उसे मौत मंजूर थी मगर जिल्लत नहीं। जितनी इज्जत उसकी यूनिवर्सिटी में थी उतनी शायद कहीं नहीं थी, और वो अपनी इज्जत यहाँ गंवाना नहीं चाहती थी। इसीलिए आज एक ऐसे इंसान से मदद लेने के लिए तैयार हो गई थी जिसे देखना भी वो अपनी बेइज्जती समझती थी। उसने तुरंत ही सारे इंतजाम कर लिए थे। टिकट बुक हो चुके थे और यूनिवर्सिटी के ट्रिप ऑर्गेनाइजर को भी सूचित कर दिया गया था कि उन्हें वक्त से पहले वापस जाना पड़ रहा है। और इस तरह वो अर्जुन के साथ उन खूबसूरत वादियों से निकल आई थी, ये सोचे समझे बिना कि आगे क्या अंजाम होने वाला था। प्लेन की खिड़की से बाहर नीला आसमान और बादलों की रुई जैसी परतें किसी ख्वाब की तरह लग रही थीं। जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ता हुआ प्लेन अंदर एक अलग ही दुनिया जैसा था। सीट नंबर 23A पर साक्षी खिड़की के पास बैठी थी और उसके साथ वाली सीट पर अर्जुन थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए उसे लगातार देख रहा था। साक्षी ने चेहरा थोड़ा सा उसकी ओर घुमाया, आंखों में सीधा देखते हुए हल्की नफरत और नाराजगी से कहा, तुम वापस क्यों जा रहे हो? तुमसे कहा था कि सिर्फ मेरी ही टिकट बुक करवाना, और तुम अपनी भी करवा लाए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अर्जुन ने कंधे उचका दिए। अंदाज बिल्कुल संजीदा और बोलने का अंदाज बिल्कुल सादा सा था। तुम्हें इस हाल में अकेले जाने नहीं दे सकता था। जिस हालत में तुम थी मुझे लगा ये सही नहीं होगा, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी वापसी की राह ले लूं। और वैसे भी यहाँ कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था। उसने थोड़ा ठहरकर नरमी से कहा, खैर परेशान मत हो, एयरपोर्ट पर तुम्हें टैक्सी पिक कर लेगी। सीधे अपनी मौसी के घर चली जाना। बाकी जो तुम्हारे दिल में आए वो कर लेना। मैंने जो तुमसे वादा किया था वो पूरा कर दिया है। उसकी बात पर साक्षी ने नाक चढ़ाकर उसे देखा था। आंखों में गुस्सा और बेबसी भी थी। तुम बेवजह मेरी वजह से अपना पूरा ट्रिप बर्बाद कर रहे हो अर्जुन। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे साथ आने की? अभी भी वक्त है, लौट जाओ। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा खूब मजाक उड़ाएंगे। अर्जुन हल्का सा हंसा, मगर इस बार हंसी में दर्द छुपा हुआ था। जिसके लिए मैं इस ट्रिप पर आया था, जब वहीं यहाँ से चली गई तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? और रही इन दोस्तों की बात, इनकी वजह से तो मैं कभी आया ही नहीं, और किसी में हिम्मत नहीं कि अर्जुन सिंह का मजाक उड़ा सके। साक्षी ने नजरें झुका ली और कुछ पल बाद बहुत ही धीरे से बोली, तुम्हारी ये कोशिशें अर्जुन बेकार जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। इसीलिए अपने आप को संभाल लो। जिस परिवार से मैं संबंध रखती हूँ वहाँ इन सब चीज़ों को बहुत बुरा समझा जाता है। कभी कभी सोचती हूँ काश मैं अपनी असली माँ के पास होती तो मुझे ये बंदिशें न झेलना पड़ती। भले गरीबी झेल लेती, लेकिन आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन जब अपनी मम्मी का प्यार देखती हूँ तो इन सारी बातों को भुला देती हूँ। उन्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो मेरी वजह से ही सांस ले रही हैं। मुझे देखकर उन्हें जीने की एक उम्मीद मिलती है। मैं अपनी मर्जी से कपड़े तक नहीं पहन सकती अर्जुन, फिर अपना जीवन साथी कैसे चुन सकती हूँ? इसीलिए खुद को अभी से संभाल लो,
क्योंकि जब वक्त आएगा और तुम्हें ठोकर मिलेगी, तब सिवाय जिल्लत और दर्द के तुम्हारे नसीब में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी से सुधर जाओ। अर्जुन ने गंभीरता से उसके चेहरे को देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी। तुम्हें हासिल कौन करना चाहता है साक्षी? हम तो बस आपका साथ चाहते हैं। अगर आपका साथ मिल गया तो समझो जिंदगी मिल गई। हासिल कोई भी कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है? साक्षी ने अब गुस्से से रुख मोड़ लिया था, जैसे उसकी बात ने फिर से दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी हो। उसकी बातें उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं। न जाने क्या क्या बोलता जा रहा था, और बेवजह लड़कियां उसके पीछे पागल होती रहती थीं। उसे तो बस एक जहरीला इंसान लगता था ये, जो इस वक्त जहरीले सांप की तरह उसके सिर पर सवार था। अर्जुन थोड़ा आगे झुका और फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। आवाज़ में वही पुराना बेफिक्री वाला अंदाज वापस आ गया था। तुम तो बिल्कुल वैसी ही निकली जैसा सोचा था। पत्थर दिल मगर बेहद खूबसूरत। साक्षी ने दांत पीसे और खिड़की से बाहर देखने लगी, दिल में हजार सवाल और उलझने लिए। प्लेन बादलों के बीच से गुजर रहा था, जैसे हर तरफ एक खामोश कहानी बिखरी हो, और उन दोनों के बीच भी एक ऐसी ही कहानी थी जिसे शब्दों में पूरा होना शायद कभी नसीब ना हो। शाम का समय था। बलवीर मौसी का छोटा सा मगर साफ सुथरा घर रोशनी से भर चुका था। ये औरत उसकी सगी माँ नहीं थी, लेकिन वो उन्हें मौसी कहकर बुलाती थी और कभी कभी उनके पास रहने के लिए भी आ जाती थी। लिविंग रूम में सोफे पर साक्षी बैठी थी। चेहरे पर थकावट और आंखों में डर की झलक अब भी बाकी थी। मौसी उसके पास बैठी, हाथ में चाय का कप लिए। साक्षी, वहाँ कैसे ये सब कुछ अचानक हो गया? मौसी जी ने पूछा तो वो नरमी से बोली, मॉल रोड पर अचानक अंकल सामने आ गए थे। उनके साथ उनके गार्ड्स भी मौजूद थे। अगर मैं भीड़ में न छिप जाती तो वहीं पकड़ लेते। वो अब तेजी से बोल रही थी, जैसे हर बात एक ही सांस में सुना देना चाहती हो। फिर मैंने अर्जुन की मदद से टिकट लिया और सीधे यहाँ आ गई। अब सोच रही हूँ दोपहर वाली ट्रेन से वापस गांव चली जाऊँ, क्योंकि अगर मेरे पहुँचने से पहले अंकल जी वहाँ पहुँच गए तो मेरी मौत तो पक्की है। बलवीर कौर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बस बेटा, तुम अब सुरक्षित हो। यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन ये उनकी भूल थी, क्योंकि जो गलती वो कर चुकी थी उसके बाद उसके नसीब में सिर्फ तकलीफ ही बची थी। कुछ ही पल गुजरे थे जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक हल्की सी गूंज पूरे घर में फैल गई। साक्षी का रंग एकदम फीका पड़ गया। दिल जैसे धड़कना भूल गया। आंखें दरवाजे की ओर जम गईं। न जाने क्यों उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। मैं देखती हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो उसे तसल्ली देती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी, इस बात से अनजान कि कुछ ही पलों में उनके घर में क्या तूफान आने वाला है। दरवाज़ा खुला और बलवीर मौसी के सामने एक जवान, रौबदार और गुस्से वाली पर्सनालिटी का मर्द खड़ा था। ऊंचा कद, चौड़ी छाती, गेहुआ रंग, सफ़ेद शर्ट, नेवी ब्लू पैंट और आंखों में घमंड और गुस्से की झलक। वो कोई और नहीं बलराज प्रताप था, शंकर प्रताप का बड़ा बेटा। प्रणाम मौसी जी, वो धीमी मगर असरदार आवाज़ में बोला। प्रणाम बलराज, तुम और यहाँ? उनका लहजा हैरानी से भरा था। बलराज अंदर आया और तेज कदमों से लिविंग रूम में दाखिल हुआ। सामने ही साक्षी खड़ी थी, काले सूट में, आंखों में हैरानी होंठ सिले हुए और चेहरे पर डर की साफ झलक। बलराज प्रताप का चेहरा एकदम तन गया। मौसी प्लीज एक गिलास पानी ले आइए। उसने बलवीर कौर को वहां से भेज दिया। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा। साक्षी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। आवाज़ इतनी तेज थी कि कमरे में सन्नाटा छा गया। वो झटके से नीचे गिर गई। जमीन पर हाथ रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, मगर आंखों में आंसू भर आए थे। क्या समझती हो खुद को? बलराज प्रताप का लहजा ज्वालामुखी जैसा था। अपनी मनमानी करोगी? हमारे परिवार में रहकर ये बेहुदा कपड़े पहनकर घूमोगी और हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हारा भी इंतजाम कर दिया है, और उस औरत का भी जो हमेशा तुम्हारी ढाल बनती रहती है। साक्षी ने थोड़ी हिम्मत से नजरें उठाई, मगर होंठ अब भी सिले हुए थे। तुम्हारी ये अकड़ मैं हवेली ले जाकर निकालूंगा। जिस तरह हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है ना, एक एक बात का हिसाब लूंगा। वो दांत भींच कर बोला। खड़ी हो जाओ, अभी के अभी मेरे साथ चलो। साक्षी कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज़ गले में अटक गई थी। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़कने की बजाय कांप रहा था। बलराज ने साक्षी का बाजू कसकर पकड़ा और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए बाहर ले आया। दरवाज़ा खोला और फिर धड़ाम से बंद कर दिया, और अंदर सिर्फ खामोशी रह गई थी।
और बलबीर कौर की आंखों में एक बेबसी जिसे शब्द बयान नहीं कर सकते थे। कुछ पलों तक वो यूं ही दरवाजे को देखती रहीं, फिर अपनी आंखें पोंछती हुई सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। अब उनका इरादा अपनी मुंह बोली बहन को ये बताने का था कि हमारी बेटी के साथ यहाँ क्या तमाशा हो चुका है और आने वाला समय उसके लिए कितना मुश्किल साबित होने वाला है। गाड़ी शहर के शोर से बाहर निकल चुकी थी और अब तंग घाटियों से गुजरती कच्चे रास्तों पर झटके खाती गांव की ओर बढ़ रही थी। दोनों ओर फैले खेत, दूर तक पसरी खामोशी और बादलों से ढके आसमान इस दृश्य को और भी गंभीर और बेरहम बना रहे थे। गाड़ी के अंदर एक घुटन सी छाई हुई थी, खामोशी जिसमें सिर्फ इंजन की आवाज़ और साक्षी की सिसकियां गूंज रही थीं। वो कांपते हुए स्वर में बोली, बलराज, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। तुमने हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी। कौन होते हो तुम मुझे मारने वाले? बलराज ने उस पर एक ठंडी नज़र डाली और होंठों को भींचते हुए बोला, खबरदार जो वहाँ जाकर किसी भी तरह की बदतमीजी या नाटक करने की कोशिश की, तुम्हारा मुंह तोड़ कर रख दूंगा। अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, अगर ज़्यादा बकवास की तो इतने थप्पड़ बरसाऊंगा कि अपनी शक्ल पहचान नहीं पाओगी। उसकी बात सुनकर साक्षी बोल पड़ी, तुम कुछ नहीं कर सकते और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। घूमने गई थी, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। बलराज ने तंज भरी मुस्कान के साथ सिर झटका। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। तुम्हारा दिमाग तो अब जाकर सीधा करूंगा। क्या सोच रखा था? हमारे परिवार की इज्जत से खेलोगी, हमारे उसूलों को रौंद कर अपनी मर्जी चलाओगी। जिस जगह हम अपनी औरतों की परछाई तक नहीं पड़ने देते, वहां तुम जीन्स टी शर्ट पहनकर घूम रही थी। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी मर्जी चलाती रहोगी और हमें खबर तक नहीं होगी? साक्षी, तुम हमारा खून नहीं हो, लेकिन हमारे ख़ानदान से तुम्हारी पहचान होती है, और अगर तुम्हें यही सब कुछ करना है तो हवेली से सारे रिश्ते नाते ख़त्म करके अपनी असल जगह पर चली जाओ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और साक्षी से शक्कर रह गई थी। वो चली भी जाती अगर सावित्री जी से उसका इतना दिली लगाव न होता। वो तो उसके बिना मर ही जाती। क्या परिवार की इज्जत सिर्फ औरत के कपड़ों से जुड़ी होती है? बलराज की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन वो चुप रहा। वो आगे बोली, मॉल रोड कौन सी गंदी जगह है? वहाँ तो हर जगह की औरतें आती हैं, सलवार सूट पहनने वाली, जीन्स पहनने वाली, माँ बहनें सब। तुमने ऐसा क्यों कहा जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो? और अगले ही पल उसने अपनी टोन बदली थी। लेकिन बलराज, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, माफ़ी भी मांग रही हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो। वहाँ जाकर मेरे साथ कुछ मत करना और अपने पापा से भी मुझे बचा लो। आज मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। और बलराज का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो चुका था। तुम्हारी मदद, अब तो तुम्हारी मदद सिर्फ भगवान ही करेगा, क्योंकि पापा ने तुम्हारे बारे में जो फैसला लिया है ना, वो तुम्हें हवेली पहुंचते ही पता चल जाएगा। उसकी आवाज़ में ऐसी ठंडक और सख्ती थी कि साक्षी का दिल कांप उठा। उसने तुरंत अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। आंसू काबू से बाहर थे, गालों से बहते जा रहे थे, सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। गाड़ी अब भी तेजी से चल रही थी और गांव का रास्ता अब साफ दिखाई देने लगा था। हर गुजरता पल साक्षी के लिए एक नई कैद की दीवार बन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हर मोड़ उसकी जिंदगी की एक और आज़ादी छीन रहा है, और वो बस बाहर खिड़की से उन आसमान को देख सकती थी जिस पर बादल छाए हुए थे और रोशनी कहीं गुम थी। एक लंबी दूरी तय करके वे हवेली पहुंच गए। ये रास्ता साक्षी के लिए कांटों भरा था, जिसे उसने बहुत ही पीड़ा के साथ पार किया था। गाड़ी एक झटके से हवेली के पुराने खामोश और गंभीर पोर्च में रुकी। सूरज ढलने को था, चारों ओर खामोशी थी और फिजा में वही पुराना बोझ जो सदियों से हवेली में दफन था। बलराज तेजी से अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और फिर तुरंत घूम कर दूसरी ओर आया। उसकी निगाहें सख्त थीं, चेहरा भी पत्थर जैसा, और चाल में जल्दबाजी। उसने दरवाजा खोला और साक्षी का बाजू कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, वो बेबस होकर चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। बलराज ने बिना कुछ कहे उसे सीधा हवेली के अंदरूनी रास्ते की ओर घसीटना शुरू कर दिया। साक्षी पीछे हटने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी पकड़ फौलादी थी। वो उसे तंग गलियारों से गुजारते हुए बेसमेंट की ओर लेकर जा रहा था। नीचे सीढ़ियाँ थीं, हल्की सी सीलन
दीवारों पर टंगे पुराने लालटेन और दूर से आती मिट्टी की गंध। बैठक के बीच में एक बड़ा सा पिंजरा बना हुआ था, लोहे की सलाखों से मजबूत, और दरवाजा भारी जंजीर से बंद होने वाला था। बलराज ने एक जोरदार झटके से साक्षी को अंदर धकेला। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरी। वो उसे घूरते हुए बोला, जब तक पापा वापस नहीं आ जाते तुम यहीं सड़ोगी, और जिसने भी तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की उसका हाल तुमसे भी बुरा कर दूंगा। उसकी बात सुनकर साक्षी एकदम खड़ी हुई और उसे घूरते हुए बोली, बलराज, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या समझते हो खुद को? कहीं के टॉम क्रूज हो जो मन में आएगा वो मेरे साथ करोगे? तुम्हें कोई हक नहीं मुझ पर हाथ उठाने का। तुम होते कौन हो मुझे इस तरह कैद करने वाले? वो रोते हुए उठकर पिंजरे की जाली के पास आई थी। सलाखें थामकर उसे देखते हुए चिल्लाई। उसका बस चलता तो सामने खड़े इंसान का खून कर देती, लेकिन मजबूरी थी, वो उसे छू भी नहीं सकती थी। बलराज, खोलो ये दरवाज़ा। मैं अंकल जी से बात करूंगी, वो मुझे माफ़ कर देंगे। एक छोटी सी गलती थी, तुम लोग मुझे ऐसी सज़ा नहीं दे सकते। उसकी आंखों में बेबसी थी, मगर आवाज़ में अभी भी उम्मीद बाकी थी। अगर मेरा बाप जिंदा होता तो तुम सबको देख लेता। कोई मेरे साथ ऐसा नहीं करता। अनाथ होने का सबसे बड़ा दुख यही है कि हर कोई तुम्हारा बाप बनकर खड़ा हो जाता है। बलराज कुछ कदम पीछे हटकर दहाड़ा। अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो अब तक तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ चुका होता। वो हमारा खून था, इसलिए शुक्र है कि वो मर गया। अगर तुम्हें इस हाल में देखता तो फिर से मर जाता कि मैंने किस गंदगी को अपने माथे थोप लिया है। उसके शब्द तीखे थे, जहर से भरे हुए। और रही बात पापा से बात करने की, वो हल्के से हंसा और जहर घोलते लहजे में बोला, पापा ने ही ये हुक्म दिया है कि तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया जाए ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए और तुम्हें याद रहे कि हमारे ख़ानदान की औरतें परंपरा के खिलाफ कदम नहीं उठाती, और जो उठाती हैं उनका हाल तुम्हारे जैसा ही होता है। अभी तो तुम्हें बस यहाँ बंद किया गया है। शुक्र मनाओ, पापा अभी तक मसूरी में हैं। अगर वो यहाँ होते तो अब तक तुम्हारा सिर। वो पलटा ही था कि एक पल के लिए रुका, ठंडी आवाज में बोला, और एक बात और, अगर किसी भी तरह की आवाज़ या चीख पुकार की कोशिश की तो याद रखना, इस पिंजरे में शेर भी आ सकते हैं। तो बेहतर है कि एकदम चुपचाप होकर बैठ जाओ। और तुम अच्छे से जानती हो कि जो मैं कहता हूँ वो करके ही दम लेता हूँ, इसलिए बेहतर होगा अपने आप को समझा लो कि यहाँ किसी भी तरह की उल्टी सीधी हरकत या बकवास तुम्हें कहाँ तक पहुँचा सकती है। साक्षी पीछे हटी, सलाखों से हाथ हटाए और दीवार से लग कर बैठ गई। आंखों में आंसू थे, दिल कांप रहा था और शरीर सुन्न हो रहा था। वो चुप हो गई थी, एकदम गहरी, डरी हुई, खामोश। कुछ पल वो वहीं खड़ा उसे घूरता रहा और फिर पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। साक्षी ने अपना सिर अपने हाथों में गिरा लिया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। क्यों क्यों आप मुझे इन जालिमों में छोड़कर मर गए पापा? आप थे तो मुझे यह हवेली कैद खाना नहीं लगती थी, लेकिन आपके जाते ही ये मेरे लिए जेल से कम नहीं है। प्लीज़ लौट आइए, प्लीज़ हेल्प मी। ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर मुझे जरा भी अंदाज़ा होता कि मेरा जाना मेरे लिए इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा तो मैं कभी भी नहीं जाती। पापा प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, कहीं से भी आ जाइए। उसका सांस घुटने लगा था, जान जैसे हलक में अटकी हुई थी। लेकिन ये दरवाज़ा अब तब तक नहीं खुल सकता था जब तक कि शंकर प्रताप का हुक्म न हो। बेसमेंट की अंधेरी सीलन भरी फिजा में नमी की बदबू, खामोशी और सलाखों की ठंडक एक अजीब सी बहशत पैदा कर रही थी। पिंजरे में कैद साक्षी दीवार से टेक लगाए सिर घुटनों में दिए बैठी थी। आंखें सूजी हुई थीं और सांसें बेतरतीब। अचानक ही कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाया तो सामने वो चेहरा था जिसका दीदार दिल को सुकून दे सकता था। सावित्री जी, उसकी माँ। मम्मी। वो झट से उठकर जाली के पास आई थी, सलाखों को दोनों हाथों से थाम कर आंखों में बेपनाह उम्मीद लिए तकलीफ से बोली, मम्मी मुझे यहाँ से निकालिए, मेरा दम घुट रहा है, कुछ कीजिए ना, बात कीजिए किसी से। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। सावित्री जी सन्न खड़ी थीं, आंखों में आंसू, चेहरे पर सन्नाटा। धीरे धीरे आगे बढ़ीं और सलाखों के करीब आकर बेटी को देखा। मेरी बच्ची, ये क्या कर दिया तुमने? क्यों गई थी वहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना। और साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं बस यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ चली गई थी, सोचा घूम फिर लूँगी।
वो और कुछ कहती इससे पहले ही सावित्री जी बोल पड़ी। तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मौसी के पास जाओगी, यही वादा किया था ना तुमने? फिर ये क्या ड्रामा था? इस खानदान के उसूल तुम्हें पता है ना, फिर क्यों? कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे अंकल से इजाज़त ली थी और तुमने मेरी बात भी ख़राब कर दी। क्या करूं साक्षी तुम्हारा? उन्हें आखिर पता कैसे चला? कुछ पल वो चुप रही और फिर रोते हुए बोली, मम्मी, अंकल जी ने देख लिया था मुझे, वो मॉल रोड पर ही थे। मैंने छुपने की कोशिश की, लेकिन उनकी नज़रों से बच नहीं पाई। वो बेचैनी से बोलती जा रही थी। जैसे ही मौसी के घर पहुंची, बलराज पीछे पीछे आ गया और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आया। मम्मी प्लीज़, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। साक्षी ने कांपते हाथों से सलाखें पकड़ ली थीं और सावित्री जी का चेहरा एकदम से सख्त हो गया, मगर आंखों में माँ का दर्द साफ दिख रहा था। मना किया था ना, बार बार कहा था संभल कर चलना, किसी के भरोसे मत रहना। सुनती कब हो तो मेरी? साक्षी ने दोनों हाथों से माँ के पैर पकड़ने की कोशिश की। मम्मी, आपकी कसम, मैं बहुत डर गई हूँ। बस एक बार मुझे यहाँ से निकाल लो, कुछ भी कर लो। सावित्री जी ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से उसके हाथों को सहलाया। बस अब रो मत, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, देखती हूँ क्या करना है। तुम अपना ध्यान रखो, मैं आती हूँ बस कुछ देर में। वो धीरे से पीछे हटी और बिना पीछे देखे तेज तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ गई। पीछे साक्षी वहीं जमीन पर बैठ गई, घुटनों में सिर देकर सिसकने लगी। बेसमेंट की सर्द फिजा में उसकी सिसकियां देर तक गूंजती रहीं और सलाखें पहले से ज़्यादा बेरहम लगने लगी थीं। हवेली की रात आम रातों जैसी नहीं थी। लॉन्ज की फिजा में एक अजीब सी कशमकश थी। हर चेहरा संजीदा, हर निगाह सख्त और हर कदम संभला हुआ। छत के बीचों बीच लटकता फानूस पीली रोशनी फैला रहा था, जिसमें सबके चेहरों की सख्ती और आंखों की चमक और भी ज़्यादा उभर कर सामने आ रही थी। शंकर प्रताप, हवेली के मुखिया, ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके दाएं बलराज प्रताप खामोश, रौबदार और सख्त चेहरा लिए खड़ा था। आसपास बाकी घरवाले भी मौजूद थे, मगर माहौल का सिर्फ एक ही केंद्र था, साक्षी। साक्षी अपनी माँ के पहलू में छुपी खड़ी थी, चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल और पूरा वजूद कांपता हुआ। सावित्री जी की आंखें भी नम थीं, मगर वो चुप थीं, जैसे कुछ कहने का हक छीन लिया गया हो। शंकर प्रताप ने सीधी नज़र उस पर डालकर एक गरजदार आवाज़ में कहा, क्या समझती हो खुद को? तुम्हें इसलिए इजाज़त दी थी हमने पढ़ाई करने की, ताकि तुम हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दो। साक्षी ने धीरे से नजरें झुका लीं, लेकिन दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से बोली, अंकल जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसका लहजा कांपता हुआ, सांसें भारी और शब्द रुक रुक कर निकल रहे थे। शंकर प्रताप ने दोनों हाथों से अपनी छड़ी पर जोर दिया और बुलंद आवाज़ में बोले, किस बात के लिए माफ़ करूँ तुम्हें? वो बेहुदा कपड़े पहनने के लिए, बाल खोलकर आवारा बनकर गलियों में घूमने के लिए, या बिना इजाज़त लड़कों के साथ मॉल रोड जाकर ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए? किस किस गलती की माफ़ी दूँ तुम्हारे लिए? तुम्हारा बाप अगर जिंदा होता तो उसी वक्त तुमसे हर रिश्ता ख़त्म कर देता। साक्षी का रंग फीका पड़ गया, उसकी टांगें जवाब दे गईं और वो धीरे से ज़मीन पर बैठ गई, दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मैंने ये सब कुछ सोचे बिना कदम उठाया था। बस दिल कर रहा था घूमने का, मम्मी से भी छुपाया। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अब दोबारा ऐसी कोई कोताही नहीं करूँगी। शंकर प्रताप ने गंभीरता से उसे देखा, उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। तो फिर बेहतर होगा कि तुम्हारे घूमने का परमानेंट इंतजाम कर दिया जाए। ये सुनते ही कमरे में पूरी खामोशी छा गई। सबने चौंक कर उनकी ओर देखा। बलराज ने एक पल के लिए अपने पिता की ओर देखा, जैसे कुछ समझना चाहता हो। सावित्री जी ने बेख्तियार अपनी बेटी को खुद से लगा लिया, जबकि साक्षी की सिसकियां और भी तेज हो गईं। शंकर प्रताप जी ने अपनी गहरी मजबूत आवाज़ में ऐलान कर दिया, हमने फैसला लिया है, इस शुक्रवार को इसका विवाह होगा। अब बेहतर है कि इसका पति इसकी लगामें खुद संभाले। ये सुनते ही सावित्री जी का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। वो फौरन 2 कदम आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब किसके साथ विवाह कर रहे हैं इसका? उनका लहजा नम्र मगर सवाल लिए हुए था। फिर खुद ही संभल कर बोली, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ। आप मुझसे ज़्यादा हक रखते हैं इस पर, क्योंकि इस हवेली में सिर्फ आपकी वजह से है ये।
इसीलिए आपसे बस इतनी सी उम्मीद है कि इसके साथ कुछ गलत ना हो। वो माँ थी, किसी भी तरह अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसीलिए बात को जोड़ तोड़ कर बोली थी ताकि उन्हें बुरा न लगे और ना ही वो उनके जज्बात ना समझें। शंकर प्रताप ने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर नरमी तो नहीं, मगर सच्चाई की चमक जरूर थी। सावित्री, तुम हमारी बहन हो। उस दिन जब हमारा भाई हमें छोड़कर गया था, तब हमने तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर यही कहा था कि तुम हमारी बहन हो और ये बच्ची हमारी बेटी जैसी होगी। वो एक पल को रुके, फिर धीमे मगर फैसला सुनाने वाले लहजे में बोले, उसी रिश्ते की लाज रखते हुए कह रहा हूँ, फिक्र मत करो, हम तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। सावित्री जी की आंखें भर आईं, मगर वो खामोश रहीं। शंकर प्रताप ने दोबारा सबकी ओर देखा और फिर बुलंद आवाज में कहा, मैंने फैसला कर लिया है, इसका विवाह बलराज से होगा। ये सुनते ही एक पल को सबकी सांसें रुक गईं। साक्षी ने झटके से सिर उठाया। आंखों में गहरी हैरानी थी और बलराज, जो अब तक खामोशी से खड़ा था, पहली बार चौंका। उसके चेहरे पर हैरत की एक लहर दौड़ गई, मगर वो चुप रहा। ना हाँ न इनकार, सिर्फ खामोशी। शंकर प्रताप ने अपनी नजरें सब ओर दौड़ाईं और चेतावनी भरे लहजे में बोले, और अगर किसी को इस फैसले पर ऐतराज है तो वो अपना ऐतराज अपने पास रखे। इस घर का मुखिया मैं हूँ और यहाँ सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। साक्षी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और घुटनों के बल बैठ गई। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, सिसकियां तेज हो गईं। वही पुराना माहौल, हवेली का रिवायती बेरहम माहौल फिर से पूरी शिद्दत से उस पर छा गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी, कुछ निगाहें, कुछ आंसू और एक ऐसा फैसला जिसका बोझ साक्षी के कंधों से बहुत ज़्यादा था। 2 दिन बीत चुके थे। गांव की पुरानी हवेली के मर्दान खाने में आज कुछ खास सन्नाटा था। पंचायत का फैसला हो चुका था और अब सबकी नज़रें शंकर प्रताप जी पर थीं, जो इस हवेली के बुजुर्ग और गांव के सबसे असरदार शख्स थे। मर्दान खाने के लंबे बरामदे में दोनों बाप बेटे एक साथ बैठे थे। शंकर प्रताप चौहान अपनी खास कुर्सी पर पीठ सीधी किए, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे में चाय का कप थामे बैठे थे, जबकि बलराज उनके सामने फर्शी बैठक में गंभीरता से गांव के कुछ मसलों पर चर्चा कर रहा था। वो सवाल पूछते और बलराज अपने खास मगर ठोस अंदाज में जवाब देता। दोनों के बीच एक स्वाभाविक गरिमा और आपसी सम्मान का रिश्ता साफ महसूस हो रहा था। कुछ पल बाद शंकर प्रताप ने माला रखी और अपने बेटे की ओर गौर से देखा। बलराज, वो नरमी से बोले, मैं जानता हूँ मेरा फैसला तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। बलराज ने नजरें उठाकर उनकी ओर देखा और खामोशी से सुनता रहा, लेकिन मैं मजबूर था बेटा। साक्षी मेरे भाई रुद्र प्रताप चौहान की अमानत है, जो मरने से पहले वो मेरे हवाले करके गया था कि मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊं। तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने हमेशा उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया, सिर्फ इसलिए कि मैं समझता था रुद्र कहीं ना कहीं मेरी नरमी देखकर खुश होगा। उनके लहजे में एक अजीब सी यकीन और आंखों में यादों की नमी थी। मालूम है, रुद्र बहुत जिद्दी था, बहुत गुस्से वाला, और अगर आज जिंदा होता तो शायद मुझसे नाराज हो जाता। लेकिन मैं दिल से जानता हूँ, अगर मैं उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा करूँगा तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। वो एक पल को रुके, फिर बोले, साक्षी जैसी है सबके सामने है। वो आज़ाद मिजाज है, अपनी बात खुद करती है, ऐसा अंदाज रखती है जो शायद इस हवेली में चलता नहीं दिखाई देता, और शायद इसीलिए कि वो इस हवेली का हिस्सा नहीं है और उसकी रगों में हवेली का खून नहीं है। इसीलिए वो यहाँ के उसूलों से बगावत कर जाती है। और मुझे मालूम है वो 1 महीना भी अपनी शादी नहीं निभा सकेगी, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। बलराज की निगाहों में एक सवाल उभरा, मगर जुबान खामोश रही। शंकर प्रताप ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। मुझे मालूम है तुम उसे संभाल लोगे, उसे समझाओगे और उसकी हर कमी को अपनी बर्दाश्त से अपने तरीके से सकारात्मक बना लोगे। क्या तुम्हें मेरे फैसले पर कोई ऐतराज है बलराज? उसने फौरन गर्दन झुकाकर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर नाम हिला दिया। पापा, आपको किसी भी सफाई या दलील की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर खुद से ज़्यादा यकीन है। उसने नजरें उठाकर उनके चेहरे की ओर देखा था। अगर आपने मेरे लिए उस लड़की का चुनाव किया है तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी और मैं उस वजह से संतुष्ट हूँ। शंकर प्रताप ने बेख्तियार एक गहरी सांस ली, जैसे सीने का बोझ हल्का हो गया हो, फिर मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया,
भगवान तुम्हें शक्ति दे बेटा और तुम्हारे हर कदम में भलाई रखे। मगर वो खुश नहीं था। ये रिश्ता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस लड़की को वो एक नज़र भी देखना नहीं चाहता था, मगर अब मजबूर था। उसके पिता ने फैसला कर लिया था और उसके पिता उस पर भरोसा करते थे और वो उनके लिए अपनी जान भी दे सकता था, लेकिन भरोसा नहीं तोड़ सकता था। एक हफ्ते बाद हवेली के विशाल लॉन्च में आज एक औपचारिक सी खामोशी थी, जो आम दिनों की रौनक और पारिवारिक गर्मजोशी से बिल्कुल अलग थी। सादगी से सजाया गया माहौल, पारंपरिक सफ़ेद और गुलाबी चादरें, गुलाब की पंखुड़ियाँ और गांव के कुछ सम्मानित लोगों की मौजूदगी, सब कुछ आम सा था, मगर फिजा में मौजूद तनाव खामोशी में छिपी बेचैनी को साफ जाहिर कर रही थी। पंडित जी और कुछ मेहमान चुपचाप नजरें झुकाए हुए बैठे हुए थे। दूसरी ओर साक्षी लाल शादी के जोड़े में अपनी माँ के पहलू में खामोशी से बैठी थी। चेहरा आंसुओं से भीगा, आंखें सूजी हुई, सांसें बेकाबू और शरीर कांपता हुआ। पंडित जी ने बधू की तरफ देखा और फिर बर बधू को मंडप में आने के लिए कहा। विवाह संपन्न होते ही पंडित जी ने मंगल पाठ करवाया, लेकिन वो पाठ भी माहौल की ठंडी हवा को गर्म न कर सका। सभी मौजूद थे, मगर किसी के होंठों पर बधाई का एक शब्द भी न आया, जैसे ये एक रस्म थी जिसे निभाना था, चाहे दिल माने या ना माने। साक्षी अपनी मम्मी के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी थी और बलराज नजरें झुकाए खामोश बैठा था। दो लोग एक पवित्र रिश्ते में बन चुके थे, मगर उनके बीच जो फासले थे वो सालों की चुप्पी से भी शायद मिट ना पाए। बलराज के कमरे की दीवारें भारी पर्दों से ढकी हुई थीं और सामने पलंग पर साक्षी सिर झुकाए पारंपरिक लाल जोड़े में बैठी थी। चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और दिल में टूटे सपने, सब कुछ साफ दिख रहा था। वो बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी फैसले के इंतजार में हो या शायद समय रुक जाने की दुआ कर रही हो। कुछ ही पल बीते थे कि दरवाजा जोर से खुला था। बलराज तेजी से भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। हाथ में मोबाइल था और कदमों में एक तीखी बेचैनी। वो बिना कुछ कहे सीधा उसके पास आया और गुस्से से उसका हाथ पकड़कर झटका। नीचे आओ, फौरन। साक्षी उतर गई। वो संभल नहीं पाई और जोर से फर्श पर गिर पड़ी। बलराज ने मोबाइल उसके चेहरे के पास लाकर झटके से दिखाया और गुस्से से दहाड़ा। क्या समझती हो तुम? हर काम करती रहोगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? साक्षी ने चौंक कर तस्वीर देखी, वही रेस्टोरेंट की तस्वीर। अर्जुन उसका हाथ थामे हुए था, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में गहराई। एंगल कुछ ऐसा था कि साफ लग रहा था जैसे वो दोनों किसी मोहब्बत भरे पल में हों। उसने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। ये तस्वीर, ये झूठ है, ये उस वक्त की नहीं है। उसने बलराज ने उसकी बात बीच में ही काट दी। कौन है ये? नाम बताओ उसका। मसूरी जाकर तुम डेट कर रही थी। हमारे खानदान की इज्जत का तमाशा बना दिया तुमने। साक्षी सन्न होकर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, बिना कुछ पूछे, बिना सच्चाई जाने तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। एक तस्वीर के एक पहलू पर यकीन करके मेरी पूरी सच्चाई को नकार दिया। बलराज तमतमाकर बोला, तमीज नहीं है तुम्हें। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आंखों में आंखें डालकर बात करोगी मुझसे? वो एक पल को चुप रही, फिर पूरी शिद्दत से चिल्लाकर बोली, हाँ करूँगी बात। जब तुम मेरे किरदार पर कीचड़ उछालोगे तो जरूर बात करूँगी, ये मेरा हक है। बलराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि साक्षी ने झटके से खुद को पीछे किया और ठंडे लहजे में बोली, और अब ये रात तुम अकेले बिताओ। मुझे तुम जैसे इंसान के साथ ये रात बितानी ही नहीं है, जिसे अपनी पत्नी से ज़्यादा दूसरों की बातों पर यकीन है। ये कहते ही वो अपना दुपट्टा समेटती हुई तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर निकलती चली गई थी। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हुआ था और पीछे रह गया बलराज, जो फर्श पर गिरा मोबाइल हाथ में लिए हाथ पर जोर से मारकर रह गया, खामोश मगर अंदर ही अंदर सुलगता हुआ। ये वो पहली रात थी जिसने दोनों के बीच एक और दीवार खड़ी कर दी थी, और इस दीवार ने उसे एक और मजबूत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। अगली सुबह का सूरज पूरी रोशनी के साथ उगा था। हवेली के लॉन्ज में माहौल किसी अदालत से कम नहीं था। धूप बड़े बड़े दरवाजों से अंदर आ रही थी, मगर भीतर बैठे लोगों के चेहरों पर सख्ती की परछाइयाँ फैली हुई थीं। शंकर प्रताप चौहान हमेशा की तरह अपनी विशेष कुर्सी पर बैठे थे। सावित्री जी खामोशी से उनके बराबर मौजूद थीं। सावित्री जी कोने में बैठी थीं और उनके साथ साक्षी सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। कमरे की फिजा में तनाव महसूस हो रहा था।
कुछ पल खामोशी में बीते और फिर बलराज कुछ गुस्से से बोला, आपने कहा था शादी कर लो तो मैंने कर ली, लेकिन अब मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। कमरे में बैठे सभी लोग चौंक उठे। सावित्री जी की सांसें रुक सी गईं और साक्षी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। बलराज ने आगे कहा, पापा, मुझे मालूम था कि ये सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैंने खुद से वादा किया था कि इस रिश्ते को निभाऊंगा किसी भी कीमत पर। मगर अब बहुत हो चुका है। ये लड़की, इसके अफेयर्स हैं। वहाँ मसूरी रेस्टोरेंट में एक लड़का इससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। इसका हाथ थामे बैठा था। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। शंकर प्रताप चौहान एकदम अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। चुप हो जाओ बलराज। उनकी आवाज़ लॉन्च की फिजा को चीरती हुई गूंजी और सब लोग एकदम से सन्न हो गए। इसके किरदार पर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो? तुम? वो कुछ कदम आगे बढ़े और सख्त लहजे में बोले, ये सच है कि ये लड़की घूमती है, आज़ाद ख्याल है, हमारी परंपराओं से हटकर जीती है, लेकिन मैं गवाही देता हूँ ये कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी उंगली बलराज की तरफ उठाई। तुम क्या समझते हो खुद को? मेरे सामने बैठकर इस लड़की पर इल्ज़ाम लगाओगे जिसकी परवरिश सावित्री और मेरे भाई रुद्र प्रताप ने की है, और मैं चुप रहूँगा? दिमाग ठिकाने पर रखो। ये शादी है, कोई तमाशा नहीं। बीवी है तुम्हारी। 4 लोगों के बीच बैठकर तुम इसे जलील कर रहे हो। क्या यही मर्दानगी है तुम्हारी? बलराज का गुस्सा अब शर्मिंदगी में बदल चुका था। वो होंठ भींचकर खामोश खड़ा रहा। सावित्री जी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे मन ही मन कोई दुआ मांग रही हों, जबकि सावित्री जी साक्षी का हाथ पकड़कर उसे ढांढस भी बंधा रही थीं। शंकर प्रताप चौहान ने आखिरी बात बहुत साफ और स्पष्ट लहजे में कही, इसे मेरा आखिरी हुक्म समझो। आइंदा अगर मेरे कान में भी तलाक का शब्द पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये रिश्ता अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, संभालो इसे, वरना खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बलराज ने एक नज़र अपने पिता की ओर देखा और फिर साक्षी को, जो अब भी चुपचाप आंसू रोके बैठी थी और बिना कुछ कहे गुस्से में लॉन्च से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही लॉन्च की फिजा फिर खामोश हो गई। एक गहरी भारी खामोशी। रात की कालिमा चारों ओर फैल चुकी थी। हवेली के कमरे में खामोशी गहरी हो चुकी थी। बाहर आंगन में किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ दूर से सुनाई दे रही थी, मगर अंदर सिर्फ पंखे की लगातार घूमती हवा की आवाज़ थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस बेड के पास लगे लैंप की मध्यम रोशनी साक्षी के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बेड पर एक और करवट लिए हुए लेटी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ पल बाद हल्की सी चरमराहट के साथ दरवाज़ा खुला था। बलराज अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा धीरे से बंद किया और फिर एक पल वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़रें सीधे बेड पर गईं जहां साक्षी चुपचाप लेटी थी। कुछ पल वो यूं ही चुपचाप उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास आया। अभी वो कुछ और कहता, साक्षी धीरे से सीधी हुई और ख़ुद से बोली, देखो मैं जानती हूँ तुम मुझसे उलझोगे, इसीलिए मैं उठ जाती हूँ। बलराज रुका, फिर धीरे से बोला, क्या मैंने कुछ कहा है? लेटी रहो ऐसे ही, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साक्षी ने उसकी ओर निगाह उठाकर देखा। नज़रों में थकावट और दिल में छुपी बेचैनी साफ झलक रही थी। तुम क्यों इतने बेजार रहते हो मुझसे? एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। मैं तुम्हारे रंग में ढल जाऊंगी। तुम कभी नहीं ढल सकती, क्योंकि तुम अहम की पुजारी हो, और जिसमें अहम भरा हो वो कभी खुद को किसी के लिए नहीं बदलता। इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है, इसीलिए मुझे किसी भी बात में उलझाने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी ने झटके से सर उठाया, आवाज़ ऊंची हुई, तो तुम कौन से अच्छे हो? तुम भी तो यही सब करते हो, मुझसे उलझते हो, बेवजह इल्ज़ाम लगाते हो। एक बार पूछ तो लेते कि ये शख्स कौन था। उसने रुककर सांस भरी। ये वही है जिसने मेरा टिकट बुक किया था, मुझे वहाँ से निकाला। हाँ, थोड़ा फ्लर्टी है। उस दिन उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था मुझसे, लेकिन मैंने उसे वहीं जलील कर दिया था। अगर यकीन नहीं आता तो जाकर पूछ लो यूनिवर्सिटी के किसी भी शख्स से कि मैं उसे किस कदर नापसंद करती थी। उसकी आवाज़ थर्रा गई। तब भी यकीन ना आए तो रेस्टोरेंट की फुटेज देख लो, जहाँ मैंने उसका हाथ झटक दिया था। तब जाकर शायद तुम्हें यकीन आ जाएगा। बलराज खामोश खड़ा रहा। नजरें उसके चेहरे पर टिकी थीं। कुछ पल बाद वो धीरे से बोला, मेरे पापा ने तुम्हारे लिए गवाही दी है, बस वही काफ़ी है। साक्षी ने एक पल उसे देखा, फिर नरम लहजे में बोली, तो फिर रिश्ते की शुरुआत कर लो।
यार छोड़ो ना इस लड़ाई को, बस भी कर दो। मैं इस रिश्ते को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। आज हुए हादसे ने उसे भी बदल कर रख दिया था। शंकर प्रताप चौहान का उसकी तरफदारी करना न जाने क्यों एक अजीब सी खुशी में बदल गया था। यानी ये लोग उस पर यकीन रखते थे, तो भला वो क्यों ना उनके रंग में ढल जाती। कुछ पल वो खामोश रहा और फिर बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ गया था, जबकि उसने भी चुपचाप आंखें मूंद कर खुद को उसके हवाले कर दिया था। उसके नरम गुलाबी होंठों पर झुकते हुए वो वाकई सच्चे दिल से रिश्ते को शुरू कर रहा था, और वो धीरे धीरे उसके वजूद में गुम होता चला गया। और जब वो उसे बेड पर लेकर आया और अपनी शिद्दतें उस पर निछावर करने लगा, तो साक्षी के लबों से हल्की सी चीख निकली थी। सर उठाकर बलराज उसके चेहरे को देखने लगा, जहां दर्द की हल्की हल्की लकीरें उभर रही थीं। तुमने खुद ही इस रिश्ते की शुरुआत के लिए बोला था, मुझे दोष नहीं दे सकती। और अगर अब तुमने मना भी किया ना, तब भी मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि अब इस कंडीशन में नहीं हूं कि तुमसे दूर चला जाऊं। उसकी नाजुक धड़कनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता बलराज नशीली आवाज में बोला था, तो मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बॉडी इतनी सख्त पत्थर जैसी होगी। मुझ नाजुक सी लड़की को तुमने मसल कर रख दिया है। मैं तो तुम्हें इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम तो पूरे के पूरे सांप। और बलराज ने उसके लबों को अपने लबों की पकड़ में लेकर खामोश कर दिया था। अब इस सांड को तुम्हें पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। ये कहकर फिर से बलराज की सांसें गहरी हुई थीं और वो पूरी शिद्दत से उसके वजूद में दोबारा से उतरने लगा था। पहले जो दर्द भरी सिसकियां साक्षी के लबों से निकल रही थीं, अब उन दर्द भरी सिसकियों की जगह मदहोशी भरी सिसकियों ने ले ली थी, क्योंकि अब साक्षी को भी उसकी संगत में सुकून मिलने लगा था। वो खुलकर इन पलों को एंजॉय कर रही थी। तुम्हारा एटीट्यूड जितना कड़क है, तुम्हारा वजूद उतना ही नरम मक्खन की तरह है। वो उसके वजूद को अपने लबों से छूते हुए मदहोश अंदाज में बोल रहा था। और तुम उतने ही हार्ड, साक्षी ने मुंह विसूरते हुए कहा, तो बलराज जोर से हंस पड़ा। उस रात अपने दिल से एक दूसरे के लिए गिले शिकवे निकालते हुए दोनों ने एक दूसरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। पूरे एक हफ्ते बाद कमरे की घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से छन छन कर अंदर आ रही थीं। साक्षी तौलिया कंधे पर डाले अभी अभी बाथरूम से निकली थी। बालों से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थीं। वो आराम से ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज़ आई और बलराज हल्की सी झंझलाहट के साथ कमरे में दाखिल हुआ। तुमने मेरी शर्ट प्रेस क्यों नहीं की? आवाज़ में नाराजगी साफ झलक रही थी। साक्षी चौंकी नहीं, बस थोड़ी हैरानी से पलटी और उसे देखने लगी। बीवी हूँ तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं। क्या समझ रखा है तुमने? रात रात भर चैन नहीं लेने देते और दिन भर काम में उलझा रखते हो। बस कर दो अब, मैं नहीं कर सकती इतने काम। बलराज एक पल को रुका, फिर तेज कदमों से उसके करीब आया। बीवी हो मेरी, हर काम करना होगा, रात वाले भी और दिन वाले भी। जाओ जाकर शर्ट प्रेस करो। साक्षी ने नापसंदगी से सिर झटक दिया और कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। कहा ना, नौकरानी नहीं हूँ मैं, कोई काम नहीं कर रही, अब जा रही हूँ आराम करने। ये कहकर जैसे ही वो पलटी, बलराज ने झट से उसका हाथ थाम लिया और एक झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। साक्षी ने चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर अब नाराजगी की जगह शरारत थी। छोड़ो ना प्लीज, मैं थक गई हूँ। पूरी रात तो तुम मुझे सोने नहीं देते। गलती हो गई मुझसे, जो खुद ही इस मुसीबत को गले डाल लिया। वो धीरे से मुस्कुराई और अचानक एड़ियों पर ऊपर उठते हुए उसके माथे पर अपने नरम होंठ रख दिए। बलराज ने थोड़ा चौंक कर देखा, वो कितना बदल गई थी, और ये बलराज के लिए एक सुखद एहसास था। वो सच्ची तो कह रही थी, पूरी रात बलराज की शिद्दतें साक्षी को निढाल रखती थीं। वो थी ही इतनी खूबसूरत, नरम, नाजुक, एकदम रुई की जैसी कि बलराज खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। और फिर धीरे से नजरें फेर कर बोला, अच्छा जाओ सो जाओ। साक्षी के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। थैंक यू हस्बैंड जी। ये कहते हुए वो हल्के से उसके गाल पर एक और किस करके जल्दी से बिस्तर में घुस गई, कंबल ओढ़ा और आंखें बंद कर लीं। बलराज ने एक नज़र उस पर डाली और होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वो मुस्कुराहट जो अक्सर वो छुपा जाता था, मगर आज निकल ही आई थी। इस एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया था। जितना बुरा इस लड़की के बारे में सोचता था, वो उतनी बुरी नहीं थी। वो बेख्तियार मुस्कुराया था और फिर खामोशी से खुद ही प्रेस करने के इरादे से आयरन स्टैंड की तरफ बढ़ गया था। 3 महीने बाद
कमरे की लाइटें मध्यम थीं। कमरे में एक खास सुकून भरी खामोशी थी। वो दोनों बेड पर एक दूसरे के बेहद करीब लेटे हुए थे। बलराज ने नरमी से हाथ साक्षी के पेट पर रखा, जैसे अपने होने वाले बच्चे को महसूस कर रहा हो। उसके होठों पर मुस्कान थी और आंखें आधी बंद। तुम्हें पता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि ये सुनकर मैं इतना खुश हो जाऊंगा। मम्मी भी बहुत खुश हैं और पापा जी का तो पूछो मत। उनका बस नहीं चल रहा कि अपनी पूरी जायदाद अपने पोते या पोती पर निछावर कर दें। साक्षी भी हल्का सा मुस्कुराई थी। भगवान ये दिन खैर से लाए। वैसे ये बात तो सच है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनकर इतनी खुश होंगी। वो हमेशा की तरह आग लगाना नहीं भूली थी। आगे बोली, और सच कहूँ तो जिंदगी में तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी। इतने बुरे लगते थे तुम मुझे। बलराज ने उसकी तरफ देखा। नरम सी हंसी होठों पर फैली। और अब वो जानता था वो उसे छेड़ रही है, जानबूझकर ऐसे शब्द बोल रही है, मगर उसकी संगत ने उसे वाकई बदल दिया था। गुस्सा करने वाला बलराज अब काफी अलग लगने लगा था। साक्षी ने उसकी नाक हल्के से छुई। अब दिल के इतने ही करीब हो जिसकी कोई हद नहीं। वो एक पल के लिए चुप हुआ, फिर अचानक थोड़ा गंभीर होकर बोला, एक बात बतानी थी तुम्हें। साक्षी ने तुरंत कहा, हाँ कहो, क्या बात है। बलराज ने गहरी सांस ली, नजरें उसकी आंखों से मिलाते हुए बोला, शादी की रात जो तस्वीर मेरे पास आई थी वो किसी अर्जुन नाम के लड़के ने भेजी थी। तुम जानती हो उसे? साक्षी का चेहरा गंभीर हो गया। तुरंत बोली, और वो अर्जुन नाम का लड़का वही है जिसके साथ तुमने वो तस्वीर देखी थी? वही लड़का जो यूनिवर्सिटी में मेरे पीछे पड़ा रहता था। न जाने क्यों, जैसे उसे मुझसे कोई जिद सी थी, हर वक्त पीछे लगा रहता था। बलराज के चेहरे पर एकदम गुस्सा उभरा, मगर आवाज में ठहरा था, बस हुक्म करो तुम, दिमाग ठीक करवा देता हूँ उसका। साक्षी ने उसका हाथ थामा और नरमी से बोली, नहीं रहने दो, वो बस फ्लर्टी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुमसे वादा करती हूँ मेरी जिंदगी में अब सिर्फ तुम हो और ये नन्ही सी जान। बलराज ने उसके हाथ पर अपने होंठ रखे, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे के वजूद को महसूस करते हुए लेटे थे। जिस घर के बड़े अच्छे हों उस घर के छोटे खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। अगर उस रोज शंकर प्रताप चौहान उस तस्वीर को देखकर भड़क जाते तो कभी भी आज वो दोनों एक दूसरे की आगोश में सुकून न ले पा रहे होते। 9 महीने बाद हॉस्पिटल की रोशनियों में मध्यम सा सुकून फैला हुआ था। वक्त जैसे थम गया था। बलराज कॉरिडोर की बेंच पर बैठा अपनी उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। साक्षी उसके साथ बैठी थी, हॉस्पिटल का गाउन पहने, थकी थकी सांसें लेते हुए। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी और सुकून भी। बलराज ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। साक्षी, मुझे नहीं पता ये बात कैसे कहूँ, कैसे तुम्हें समझाऊं, लेकिन आज तुम मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा रही हो, जिंदगी और मौत के बीच जा रही हो, और मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मैं अंदर से कैसे टूट रहा हूँ। साक्षी ने थके हुए लहजे में कहा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, भगवान अच्छा ही करेंगे। बलराज ने धीरे से उसका हाथ थामा, उसे अपने सीने से लगाया। मुझे ज़्यादा इजहार करना नहीं आता, लेकिन जानती हो बचपन से ही तुम्हारी फिक्र थी मुझे, इसीलिए तुम्हारी हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता था, हर हरकत पर नज़र रखता था। अंकल जी को तुम्हारी शिकायत लगाता, लेकिन मकसद सिर्फ तुम्हें सेफ रखना था। चाचू के बाद मैं और पापा ही थे जो तुम्हारे रक्षक बने। साक्षी ने उसकी आंखों में देखते हुए नरमी से कहा, जानती हूँ, और तभी तो आज दिल इतना सुकून में है। टेंशन मत लो, मैं ठीक हो जाऊंगी। बलराज की आंखें नम थीं, उससे कुछ कहना चाहा, मगर शब्द अंदर ही रह गए। कुछ पल खामोशी में गुजरे और फिर नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गई। वो पल जो बाहर बैठे हर पति हर पिता के लिए एक इम्तिहान होते हैं, बलराज के लिए भी किसी कयामत से कम न थे। उसने बार बार दरवाजे की ओर देखा। हर गुजरते मिनट के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और लगभग 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आई। चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कान थी। उसके हाथों में एक नन्हा सा कंबल में लिपटा हुआ वजूद था। बधाई हो, बेटा हुआ है और माँ भी बिल्कुल ठीक है। बलराज कुछ पल साकित खड़ा रहा, जैसे शब्द समझने में वक्त लगा हो। फिर तेजी से आगे बढ़ा और डॉक्टर के हाथों से बच्चे को ले लिया। वो नन्हा सा वजूद, बंद आंखें, हल्की हल्की सांसें, जैसे किसी ख्वाब की ताबीर हो। अपने सीने से लगाकर वो रो पड़ा।
बेआवाज मगर शिद्दत वाले आंसू, जिनमें खुशी, शुक्र, मोहब्बत सब बह रहे थे। मेरा बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, और मेरी साक्षी, तुम दोनों ने मुझे आज पूरा कर दिया। ये मंजर इस कहानी का अंत था, लेकिन एक नए सफ़र की शुरुआत भी। वो सफ़र जिसमें मोहब्बत, सुरक्षा और कुर्बानी की असल झलक मौजूद थी, और बड़ों का साथ भी, वरना ये रिश्ता एक खोखला रिश्ता था जिसे उन दोनों ने अपनी मोहब्बत से भर दिया था। पूरे 3 महीने बीत चुके थे। हवेली की फिजा अब बदल चुकी थी। जहाँ कभी सन्नाटा और कड़वाहट हुआ करती थी, अब वहाँ बच्चे की किलकारियाँ गूंज रही थीं। साक्षी की गोद में नन्हा सा ध्रुव जब मुस्कुराता तो मानो उसकी थकी थकी आंखों में एक नई जान आ जाती। रात रात भर जागने, दूध पिलाने, रोने हंसने के बीच साक्षी खुद को भूल चुकी थी, पर उसे शिकायत नहीं थी। माँ बनने की जो मिठास होती है वो हर थकावट को धो देती है। एक रात बलराज कमरे में दाखिल हुआ जब साक्षी झूले पर ध्रुव को सुलाने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव की आंखें नींद से भरी हुई थीं, पर माँ की लोरी की मिठास ने उसे पूरी तरह सुला दिया। बलराज कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीमे कदमों से साक्षी के पास आया। थक गई हो ना? उसने नरम आवाज में पूछा। साक्षी ने मुस्कुराकर उसे देखा। माँ बनने की थकान भी मीठी होती है बलराज, पर हाँ, नींद अब मेहमान हो गई है। पता है, जब ये मेरी उंगली पकड़ता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी गलतियां माफ हो जाती हैं, बलराज ने धीमे से कहा। साक्षी की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उसने जल्दी ही मुस्कान से ढक लिया। ध्रुव सो गया है बलराज, चलिए हम भी सो जाते हैं। ताकि थकी थकी से उबासी लेते हुए साक्षी बेड पर लेटी थी, लेकिन बलराज का मूड आज कुछ रोमांटिक हो रहा था। पूरे 3 महीने हो चुके थे और वो अपनी जान के करीब नहीं गया था, और आज उसका मन बहक रहा था। एक झटके से उसने साक्षी को कमर से पकड़कर अपने करीब किया था। ध्रुव के चक्कर में तुम सब कुछ भूल गई हो साक्षी। हम दोनों के बीच भी कुछ तो सोया हुआ है, शायद उसे भी अब जगाने की जरूरत है। साक्षी चौंकी, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, क्या मतलब? बलराज ने उसका हाथ पकड़ा। मतलब ये कि अब हम सिर्फ माँ बाप नहीं हैं, पति पत्नी भी हैं, और मुझे अब तुम्हें फिर से पाना है। आई नीड यू साक्षी, वैसे ही जैसे तुम मेरी दुल्हन बनकर इस रूम में पहली बार आई थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। ध्रुव चैन से सो रहा था, और बलराज के शब्दों ने साक्षी की धड़कनों को तेज कर दिया था। तुम बदले नहीं हो बलराज, पर तुम्हारा तरीका बदल गया है, साक्षी ने धीमे से कहा, और उसके चौड़े सीने से अपना सर टिका दिया। आज वो भी बलराज की बाहों में सुकून चाहती थी, और खुमारी में बहकते हुए उसने अपने होंठ बलराज के गालों पर रख दिए। ये इशारा बलराज को मदहोश करने के लिए काफ़ी था। वो बेकाबू होकर उसके नरम होठों पर झुका था, और पिछले 3 महीने की प्यास उसके नरम होठों से बुझाने लगा। वो आज फिर से साक्षी पर टूट कर बरसा था। बस 3 महीने की मोहलत मिल गई, बहुत है। अब हर रात मेरी मोहब्बत की बारिश में तुम्हें भीगना पड़ेगा। वो उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके कान की लौ को काट गया था, और साक्षी ने शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वो खुद भी तो उसकी शिद्दतों की आदी हो गई थी। अगली सुबह ध्रुव की हंसी ने उन्हें फिर एक नई शुरुआत की याद दिलाई थी। अब उनके बीच समझदारी भी थी, अपनापन भी, और वो प्यार भी जो अब शब्दों का मोहताज नहीं था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी।